हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको जेपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है परमाणु। तो आज जिसको हम पढ़ने वाले हैं परमाणु को, कि परमाणु की संरचना क्या होती है, इसे किसने दिया, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हर एक चीज को हम देखने वाले हैं। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपका इस चैप्टर से सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या परमाणु? ठीक है, परमाणु होता क्या? तो सबसे पहले परमाणु होता क्या है, इसकी संरचना को किसने बताया? तो इसकी संरचना को सबसे पहले बताए थे रदरफोर्ड ने। किसने बताया? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया। क्या दिया? रदरफोर्ड ने एक मॉडल लिखा होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या किया? परमाणु मॉडल दिया। अब इन्होंने परमाणु मॉडल कैसे दिया? तो देखिए, रदरफोर्ड पहले इन्होंने क्या किया, सिंपल सा कुछ प्रयोग किया, उन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने एक मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखो होता क्या आपका। सबसे पहले इन्होंने सन 1919 ईस्वी में एक प्रयोग किया। एक प्रयोग द्वारा परमाणु की संरचना बताया। किसकी संरचना बताया? परमाणु की संरचना बताया। देखिए, इन्होंने कौन सा प्रयोग किया था? इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया था जिसका नाम है, याद रखेंगे आप, रदरफोर्ड का परमाणु रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन 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 प्रयोग। याद रखोगे आप, क्या प्रयोग था? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। यानी इन्होंने अल्फा कणों के प्रकीर्णन से एक प्रयोग किया और बताया कि परमाणु संरचना कैसे होती है। तो इन्होंने प्रयोग क्या किया था? तो पहले आप एक चीज देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको। देखिए, इन्होंने लिया क्या? इन्होंने सबसे पहले लिया एक सोने की पतली सी पन्नी। क्या लिया? सोने की पतला सा पन्नी लिया, जिसे बोलते हैं गोल्ड। ये होता है कि आपका सोने की बहुत ही महीन पतली एक पेपर होता है। क्या होता है? पेपर। अब इसको क्या किया? रखा। फिर इस पर अल्फा कणों को क्या किया? तो मतलब इसको क्या करा? अल्फा कणों को डाल दिया। अल्फा कणों को क्या किया? डाल। या अल्फा किरण को इस पे डाला। जब अल्फा किरण को इसमें डाला तो देखिए, इसके चारों तरफ एक आपका क्या रखा गया? जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी गई, जो क्या कर रहा है? अल्फा किरण को मापेगा या अल्फा किरण को गिने। इन्होंने बेसिकली किया क्या था? इन्होंने किया क्या? देखो, इन्होंने एक सोने की पन्नी ले ली। इसको ले लिया सोने की पन्नी, इसको यहाँ पर रख दिया। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या किया? देखो, यहाँ पर क्या किया? एक अल्फा कण स्रोत लिया। अल्फा कण क्या किया था? स्रोत लिया था। स्रोत, यहाँ से एक स्रोत लिया। इस स्रोत से इन्होंने क्या किया? यहाँ से अल्फा कणों किस पे डाला? किसको डाला? ये आपका अल्फा किरण। अल्फा किरण बोले या कण बोले, दोनों मतलब वही। ठीक है, तो अल्फा कणों को डाला। अल्फा कणों को जब डाला तो इस सोने की पन्नी से क्या हो गई? अल्फा कण, अधिकतम अल्फा कण देखिए सीधे निकल गए, कुछ कुछ कोण पर मुड़ गए और कुछ उसी दिशा में वापस। इस प्रकार की इन्होंने क्या हुआ? क्या हुआ? प्रयोग से पता चला इन्हें। इन्होंने देखा क्या? देखा कि जब इन्होंने अल्फा किरण को एक सोने की पन्नी से, देखिए आपका ये क्या है? ये आपकी है सोने की पन्नी। सोने की पन्नी में क्या किया? अल्फा कण को डाला। अब ये क्या है? देखो, ये आपका स्रोत है और ये क्या है? ये आपका है क्या? ये आपका है लेड। लेड क्या करता है? देखिए, इसको इसलिए लगाते हैं कि ताकि अल्फा कण एक सीधी रेखा में निकले, चारों तरफ से फैलकर न जाए, इसलिए इसको लगा देते हैं। क्योंकि ये क्या करता है? अल्फा कणों को अवशोषित कर लेता है, उनको बाहर फैलने नहीं देता। इसलिए इसके अंदर रखा गया इसको, ताकि यहाँ से अल्फा कण सीधी रेखा में आए और हम अपने प्रयोग को, या तो उन्होंने अपने प्रयोग को अच्छे से किया। तो अब यहाँ पे जब अल्फा कण को डाल देते सोने की पन्नी पर, तो देखो यहाँ पर अधिकतर क्या हुआ? अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ देखो छोटे छोटे कोण पे मुड़ गए और उसमें से बहुत ही कम आपके इसी दिशा में वापस आए। तो इस प्रकार उन्होंने प्रयोग किया। अच्छा, इनको उन्होंने देखा कैसे, गिना कैसे अल्फा कणों को? तो उन्होंने एक चीज और यहाँ पर लगाया। देखो, ये आपका है जिंक सल्फाइड की प्लेट। जिंक सल्फाइड की प्लेट,
ये किसके लिए लगाया गया था? ये लगाया गया था अल्फा कणों को गिनने के लिए कि कितने अल्फा कण इधर जा रहे हैं, कितने इधर। तो इनको देखने के लिए इसको लगाया गया था जिंक सल्फाइड की प्लेट को। समझ में आ गया? अब देखो ये उन्होंने प्रयोग किया था, इसी को कहा जाता है क्या? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब इससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। क्या किया उन्होंने? कुछ निष्कर्ष निकाला। तो ये निष्कर्ष क्या थे इसको देख लेते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन का निष्कर्ष। निष्कर्ष, तो ये निष्कर्ष क्या होता है? अल्फा का प्रकीर्णन क्या निष्कर्ष निकला? तो उन्होंने देखो क्या देखा, सबसे पहले आप जो देखे हो उसी बात को देखो। उन्होंने देखा क्या कि अल्फा कण में से अधिकतम क्या हो रहा है? सीधे निकल जा रहा है। अधिकतम क्या हो रहा है? सीधे निकल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि परमाणु जो होता है वो आपका खोखला होता है, यानी इसमें अधिकतम भाग क्या होते हैं? खोखला होता है, जिससे कि अल्फा कण सीधे निकल गए। तो इसका पहला निष्कर्ष क्या था? इसका पहला निष्कर्ष यही था कि परमाणु जो होता है आपका क्या होता है? परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? अधिकांश भाग खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला होता है। तो अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला। दूसरी बात उन्होंने क्या देखा? देखिए यहाँ छोटे छोटे कोण से कुछ क्या हो गए? अल्फा कण मुड़ गए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि देखिए अल्फा कण मुड़े यानी विक्षेपित हुए हैं। और अल्फा कण विक्षेपित कैसे होते हैं? तो सबसे पहले आपको ये पता है कि अल्फा कण कैसे होते हैं? धनावेशित। अगर आपको नहीं पता नोट कर लो, अल्फा कण कैसे होते हैं? धनावेशित। अब ये बताओ, ये धनावेशित कण अपने से विक्षेपित नहीं हो सकते। ये विक्षेपित तभी होंगे जब इनके रास्ते में कोई धनावेशित पदार्थ आएगा। इसका मतलब ये विक्षेपित हुए यानी कहीं ना कहीं इनको धनावेश मिला। तो उन्होंने दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला? दूसरा निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण धनावेशित होते हैं अतः परमाणु के अंदर धनावेश उपस्थित है। तो इस बात को याद रखो। उन्होंने क्या निकाला कि अल्फा कण धनावेशित होते हैं, अर्थात परमाणु के अंदर क्या है? कुछ न कुछ धनावेश है, तभी ये क्या हो रहा है? कुछ न कुछ विक्षेपित हो रहा है। फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या निकाला? देखो तीसरा पॉइंट अब ध्यान रखो, इधर वाला हो गया। अभी कुछ आपके उसी मार्ग में वापस लौट आए जिधर ग्राफ था। अल्फा किरण जिधर गई थी वही उसी मार्ग क्या हो गई? वापस आ गई। मतलब क्या है कि परमाणु के अंदर कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म स्थान में क्या होता है? धनावेश केंद्रित होता है, जिसकी वजह से अल्फा कण सीधे अपने मार्ग पर वापस लौटे। तो इसका एक तीसरा निष्कर्ष क्या निकला? तीसरा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान पर, कहा? अति सूक्ष्म स्थान पर धनावेश उपस्थित होता है। धनावेश क्या होता है? उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। याद रखेंगे, इसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ये इसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। यानी इस परमाणु के अंदर क्या होते हैं? एक केंद्र में बहुत ही क्या होता है? धनावेश उपस्थित, इसे क्या कहते हैं? नाभिक। देखो ये जो निष्कर्ष निकला, इस निष्कर्ष का एक सिंपल से आपको बनाते हैं आप लोग को। देखो एक्चुअली में कैसे होता है। ये आपका नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ धनावेश होता है और उसके लिए क्या होता है आपका? ये परमाणु का गोला होता है। ठीक है, अब देखो इससे क्या हो रही है? अल्फा कण जाते, इस तरीके से अल्फा कण जाते हैं। कुछ क्या होते हैं? जाकर मुड़ जाते हैं ऐसे। इस तरीके से जाकर क्या होते हैं? कुछ मुड़ जाते हैं। और देखिए कुछ जाकर ऐसे इधर मुड़ जाते हैं, इस तरीके से। और इसमें से एक जो अल्फा कण है ये जाता है जिस रास्ते पर, उसी मार्ग पर वापस आता है। तो ये आपका एक समझना निष्कर्ष का। इस प्रकार क्या होता है? परमाणु होता है, परमाणु संरचना के केंद्र में यहाँ पे क्या होता है? धनावेश होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और बाकी आपका देखिए अल्फा कण, ये सब क्या है? ये सब के सब आपके हैं, ये सब अल्फा कण। ये सब क्या है? अल्फा कण। अल्फा कण जा रहे हैं इधर, तो देखिए जो दूर से सीधे निकल रहे हैं,
जो परमाणु के अंदर से देखिए धनावेश क्या कुछ विक्षेपित हो, कुछ कोण पर क्या होगा, मुड़ गए। और एक तो ऐसा गया तो सीधे गया और नाभिक से प्रतिकर्षित होकर सीधे अपने उसी मार्ग पर 180 के कोण पर वापस। ये आपका क्या था, ये आपका था रदरफोर्ड का अल्फाकार प्रकीर्णन का प्रयोग। समझ आ गया इसको नोट कर लीजिए। तो हम थोड़ा देख लेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस प्रकार उन्होंने प्रयोग किया था, फिर उन्होंने क्या किया, परमाणु मॉडल। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बता देख लेते हैं थोड़ा सा क्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, इन्होंने जो प्रयोग किया वो निष्कर्ष नहीं दिया था, निष्कर्ष जो था वही परमाणु मॉडल। निष्कर्ष क्या था तो अभी आपने देख लिया, वही आपका परमाणु मॉडल। इसमें एक दो चीजें और आपको बता देना, लेकिन होता है इसमें कि आपको देखो उन्होंने बताया कि जो परमाणु का आकार, इसका परमाणु का आकार कैसा होता है, गोल होता है या गोलाकार होता है, जिसकी त्रिज्या कितनी होती है, इन्होंने प्रयोग द्वारा दिखाया कि जिसकी त्रिज्या आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि। कितना होती है, 10⁻10 मीटर की कोटि। और इसके अंदर क्या होता है, अभी आपने देखा इसके अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक का जो त्रिज्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, नाभिक, और नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है, होती। तो ये बात उन्होंने और बताया कि इसका त्रिज्या इस कोट की होती है। और साथ वही निष्कर्ष है कि परमाणु क्या होता है, धनावेश होते हैं स्थान पर, बाकी इसका अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, जिसके क्या होते हैं, अल्फाकार बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। तो ये क्या था, परमाणु मॉडल। समझ आएगा आपको। अब इसके बाद हम देखते हैं परमाणु मॉडल किसका परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। फिर आपके इसके बाद आए नील बोर। कौन है, नील बोर। उन्होंने क्या किया, कुछ और चीजें बताई किसके बारे में, परमाणु। उन्होंने क्या कहा, अब हम उसको देखें। तो देखिए रदरफोर्ड के परमाणु के बाद इसको फिर से आज किया गया है, इसको कहते हैं देखिए बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल, देखिए बोहर का परमाणु मॉडल किसने दिया था, तो बोहर का परमाणु मॉडल आपके दिया नील बोर। नील बोर, अब देखिए नील बोर को नील बोहर बोलते हैं, नील बोर। इसका बोहर का परमाणु मॉडल, इसका नाम था नील बोर। इन्होंने क्या किया, परमाणु मॉडल क्या होता है, नील बोर। तो देखिए नील बोर क्या थे, विज्ञानी थे। उन्होंने परमाणु मॉडल क्या कुछ और चीजें बताई। कुछ और चीजें कैसे बताया, इन्होंने क्या किया, मैक्स प्लैंक के सिद्धांत को लिया और उसके आधार पर कुछ और चीजें बताई। अगर आप नहीं जानते हो मैक्स प्लैंक का नियम क्या होता है, तो इसी चैनल पर और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसका चैप्टर नाम है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। क्या नाम है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव या द्रव्य की द्वैत प्रकृति। उस चैप्टर में हमने हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, वो भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या, नील बोर। इन्होंने देखिए कहा, शब्द क्या कहा, या पहले बात क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन परमाणु में निश्चित कक्षाओं क्या करते हैं, निश्चित कक्षाओं में अपनी ऊर्जा खोए बिना निश्चित कक्षा में, कहां पर, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब देखिए इन्हें क्या कहा, तो सबसे पहले आप देखो आधार से, यहाँ पर आपका ये हो गया नाभिक। चलिए नाभिक, ये क्या हो गया, नाभिक। अब नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, निश्चित कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब ध्यान से देखो, तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहली बात कहा कि जो ये कक्षाएं हैं, जो निश्चित कक्षाएं हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खोए बिना मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम नहीं होती, क्योंकि आप जानते हो कोई गति करा तो कुछ न कुछ ऊर्जा भी होती है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गति करता है इसमें ऊर्जा कम नहीं होती, जो ऊर्जा होता है उससे निश्चित ऊर्जा होती है। तो इसलिए इनको देखिए, जो जिनमें निश्चित कक्षाओं में घूमता है, इनको क्या होता है, एक संख्या के नाम दर्शाते हैं और इनको कहा जाता है। तो जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, देखो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे आपका ऊर्जा स्तर कहते हैं।
क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर। इस बात क्या रखिए, इनको यानी जो निश्चित कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर। अब इसको दर्शाते किससे हैं, तो देखिए इसको दर्शाते हैं इस तरीके से, आपका इसको देखो के एल एम इस तरीके से दर्शाते हैं। देखिए सबसे अंदर आपका क्या होता है, सबसे अंदर आपका होता है के, फिर होता है यल, फिर होता है एम, फिर सबसे बाद क्या होता है एम। इस प्रकार से ये संरचनाएं होती हैं। अब देखो इसी को कभी कभी इस तरीके से दर्शाया जाता है, देखो के बराबर 1 एल 2 3 4, या फिर इन संख्याओं से भी इनको दर्शाया जाता है। जो एक कक्षक है या तो देखिए के एल एम एन इस प्रकार से दर्शाया जाता है, या इनको संख्या से 1 2 3 4 से भी दर्शाया जाता है। और ये होते क्या आपका, इसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। इनकी ऊर्जा निश्चित होती है, इनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर। ये पहली बात कहा किसने, बोहर। दूसरा क्या है, देखो दूसरा बात इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने दूसरा बात क्या कहा, इन्होंने दूसरी बात कहा कि जो इलेक्ट्रॉन में चक्कर लगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग, जिनका कोणीय संवेग यह चपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, यानी देखिए जो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग, क्या, कोणीय संवेग यज अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ये आपका ये लाइन डायरेक्ट आपका एग्जाम में बोर्ड कॉपी में आता है, बोर्ड पेपर में आपको आएगा और पूछेगा किसने कहा था, या फिर इसी को आपको पूछेगा कि किसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है। याद रखना कि किसके, यज अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो कह रहा है जो कोणीय संवेग वो आपका यज अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, इसमें यन आपका होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। देखो कोणीय संवेग को सूत्र होता है एम भी आर, तो एम भी आर बराबर होती है किसका, एन एच अपान 2 पाई के, जहां पर आपका यन क्या है, जहां पर आपका यन आपका एक पूर्ण संख्या है 1 2 3 4 इस तरीके, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग का मान एच अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। समझ आया, ये दूसरी बात कहा था, किसने कहा था, आपका बोहर। फिर दो बातें कहा इन्होंने, एक बात और बोला, देखिए तीसरा बात इन्होंने क्या कहा, तीसरा बात इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखो इलेक्ट्रॉन आपका इस कक्षा में भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें। अगर इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, ऊर्जा दे दिया, क्या किया जाए, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दिया जाए, ये उत्तेजित होकर अपने उच्च कक्षाओं में चला जाता है। कहाँ चलाता है, उत्तेजित होकर अपने उच्च कक्षाओं में चला जाता है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन या इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। संक्रमण मतलब जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, और जब दूसरे कक्षा में चला जाता है तो उस अवस्था को बोलते हैं इसका, देखिए एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है उसे बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। तो इन्होंने क्या कहा, यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाए तो यह क्या होता है, यह उत्तेजित होकर उच्च कक्षाओं में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, उच्च कक्षाओं में चला जाता है। तो इस बात का देखो, यदि इसको क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाए तो उच्च कक्षाओं में चला जाता है, तो उसको कितना ऊर्जा दिया जाएगा उच्च कक्षाओं में जाएगा। देखो अभी आप पढ़े कि इनकी ऊर्जा क्या कितनी से होती है, जैसे इसकी ऊर्जा मानेंगे, अगर ध्यान देखो दूसरे के लिए, इसकी ऊर्जा आपका क्या होगा E2, इसकी ऊर्जा क्या होगा E1। तो E1 और इनके बीच में ऊर्जा जो अंतर है उतना ऊर्जा अगर इसको दे दिया जाए तो क्या हो जाता है, दूसरे कक्षा में चला जाए। तो नहीं इसको ऊर्जा में कितना अंतर होगा, देखो डेल्टा E बराबर क्या होगा E2 माइनस E1, यानी दूसरे में से पहला वाला। तो जितना ऊर्जा चाहिए, ये जो डेल्टा E है, इतना ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए तो क्या होता है, उत्तेजित होकर अपने दूसरे कक्षाओं में चला जाता है। समझ आया, तो ये बातें थी किसने दिया था,
बोहर ने, यानी जिसे बोलते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं इसके। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बोहर परमाणु समझ लिया, अब हम क्या देखें, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सहित विभिन्न परमाणु, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सहित विभिन्न परमाणुओं के लिए बोहर का सिद्धांत। तो क्या देखने वाले हैं हम, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए बोहर सिद्धांत। अब देखिए बोहर सिद्धांत किस प्रकार सभी परमाणु के लिए लागू होता है, इसको हमको समझना। तो ये तो अभी आपने क्या देखा, अच्छा हाइड्रोजन तो आपको पता है ना, हाइड्रोजन देखिए क्या होता है 1 अब देखो इसके सदृश से मतलब इसके समान, हाइड्रोजन सदृश मतलब इसके समान परमाणु, इसके समान परमाणु क्या हो सकते हैं, इसके समान परमाणु देखिए आपके होते हैं हीलियम 1 पास्ट, लिथियम डबल पास्ट, बेरिलियम ट्रिपल पास्ट, ये सभी हाइड्रोजन सदृश क्या है परमाणु। हाइड्रोजन सदृश परमाणु मतलब देखिए वे परमाणु जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन, वे परमाणु जिनमें क्या होता है केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है तो बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन सदृश परमाणु। समझ आएगा, ये आपका क्या है हाइड्रोजन सदृश परमाणु। अब इनके लिए हम क्या देखने वाले हैं, बोहर सिद्धांत या बोहर का मॉडल। देखो अभी आपने देखा क्या कि बोहर के अनुसार, बोहर के अनुसार आपने क्या देखा, बोहर के अनुसार आपने देखा कि किसी भी कक्षा में अगर किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है मीडियम वी आर, ये बराबर होता है उसके NH/2, ये आपने देखा, इसको समझ आते हैं। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखो, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर संरचना है इस प्रकार की, ये आपका एक परमाणु है, इसके बीच ना, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो चक्कर लगा, क्या कर रहा है इसका चक्कर। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है जो भी वेग से इसमें आर त्रिज्या, यानी नाभिक से इसके बीच में दूरी आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर भी वेग से क्या कर रहा है गति कर रहा है। तो इसका जो कोणीय संवेग होगा यम भी आर, यम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यम भी आर आपका होगा NH/2 पाई। बहुत सरल। दूसरा अब ध्यान सुनाओ, ये इलेक्ट्रॉन में क्या कर रहा है गति कर रहा है, तो आपको पता है कि परमाणु के अंदर यहाँ पर धनावेश होता है, क्या होता है धनावेश कितना होता है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन, अगर वो धनावेश होता है तो उसमें नाभिक में प्रोटॉन होंगे, तो इन दोनों के बीच क्या होता है एक बल लगता है, इसे बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। क्या बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, और जिसे आप किस नियम से निकाल सकते हो, जिसे आप निकाल सकते हो कूलाम के नियम। ये तो अगर यहाँ पर हम लिख दे कूलाम के नियम, किसके नियम से, कूलाम के नियम से। अगर कूलाम के नियम से हम इसको देखें तो देखो आपको पता है कूलाम का नियम क्या होता है, यह बराबर, अब ध्यान दो, यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2। देखो Q1 माना तो क्या है धनावेश, अच्छा तो ये इसका परमाणु क्रमांक कुछ होगा जेड, परमाणु क्रमांक क्या होगा जेड। अब इसमें जेड परमाणु क्रमांक होता है, सबको पता है कि किसी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतना प्रोटॉन होता है, यानी उसमें धनावेश होता है। तो अगर परमाणु क्रमांक जेड है तो इसका आवेश जो होगा जेड ई होगा, क्या होगा जेड ई। तो इसका एक आवेश हो गया आपका जेड ई इंटू दूसरा आवेश क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है ई अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी, तो दूरी देखो त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये आपका किसके नियम का हो गया कूलाम के, इसको तुमको बना दे दूसरा हो जाए। पहला नियम उसमें क्या था बोहर के अनुसार आपने देखा, अब उसका दूसरा क्या है कूलाम के नियम। अच्छा ये बताओ यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन किस मार्ग पर गति, वृत्ताकार को गति कर रहा है नहीं, अगर वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो इस पर एक अभिकेंद्री बल, क्या लग रहा है अभिकेंद्री। तो अगर आपसे पूछा है इसकी इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्रीय बल, कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल, अगर अभिकेंद्रीय बल निकालोगे तो क्या होगा, तो देखो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, आपको पता है अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है यह बड़ा होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। एफसी दर्शाते हैं, एफसी मतलब सेंटर, सेंटर मतलब अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, ये अब क्या होता है अभिकेंद्रीय। अब आप ध्यान देखो ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें चक्कर लगा रहा है इसको अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान कर रहा है, तो होगा ना। अब ऐसा अभिकेंद्रीय बल अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ आया तो चलो कोई बात, ये होता है बचपन में,
आपने क्या होगा, कभी ना कभी जरूर किया होगा कि एक पत्थर को धागे से बांधा होगा, रस्सी से या पत्ती रस्सी से बांधकर ऐसे ऐसे घुमाएंगे नहीं, ऐसे घुमाते हैं कि नहीं। अच्छा तो ये जब घुमाते हैं तो वो पत्थर वृत्ताकार तो घूमता ही नहीं, तो वृत्ताकार तो क्यों घूम रहा है, क्योंकि उसे उस धागे द्वारा क्या हो रहा है, एक बल प्रदान हो रहा है जो हमेशा केंद्र को लग रहा है, कितना लग रहा है, केंद्र को, जिसके हम वृत्ताकार पर घूम रहा है, जिससे आप धागे छोड़ दो वो दूर चला जाएगा नहीं। तो इस प्रकार के बल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, यानी जिस पर सदैव बल किधर लगे, केंद्र की ओर लगे। वैसे यहाँ पर जहाँ चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इस पर जो धनात्मक आकर्षण बल जो है, दिया वाला बल जो दे रहा है, इसी बल के जहाँ चारों तरफ घूमता है, यानी आपका कूलाम का नियम जो निकला ये बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल और केंद्रीय बल आपस में क्या होगी, बराबर। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका एफ सी बराबर होगा एफ के, कितना होगा, एफ होगा एफ। तो अब बताओ अगर यहाँ से आप हल कर दो तो देखो क्या है, यहाँ से आपका एफ सी मान कितना है, 1/4 पाई इंटू, अच्छा देखो ई के ई में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बराबर एफ सी। अब एफ सी मान कितना है, देखो आप पहले इसको लिखो या सी को लिखो या इसको लिखो, दोनों मतलब वही क्यों बराबर। तो इसका मान लेते हैं अब एफ सी मान कितना है, एफ सी मान देखो निकालो यहाँ से एम वी स्क्वायर अपान आर, ये निकाले हो। अब आप बताओ इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो इसको सॉल्व बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा यहाँ देखो आपको क्या करना है, इस पूरे समीकरण से आपको इसकी त्रिज्या निकालना है, यानी इस परमाणु क्या निकालना है, त्रिज्या। देखो हम पहले त्रिज्या निकालेंगे, फिर वेग निकालेंगे, फिर इसकी ऊर्जा निकालेंगे, सब एक निकालेंगे बारी बारी। तो आपको क्रम क्रम से ही ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले यहाँ बहुत क्या था, आर बराबर यहाँ चुकान 2 पाई। अच्छा भाई इस नियम से अगर हम यहाँ से भी का मान निकालें तो भी का मान निकालेंगे, देखो क्या है, भी बराबर इन दोनों को छाना करते हैं, क्या हो जाएगा, एन एच अपान 2 पाई एम आर, ये होगा नहीं। देखो भीख मान किसका मान निकला है, भीख मान। तो इस जो भीख मान यहाँ से निकला है, इस भीख के मान को उठाकर यहाँ भीख के साथ वगैरह रखते हैं तो क्या हो, तो देखो यार भीख के साथ क्या करें, डायरेक्ट रख रहे हैं, तो उसे लिख दे रहे हैं, एक बार लिख दे रहे हैं कि भी का मान रखने पर, अगर भी का मान रखेंगे तो देखो क्या है, यहाँ सबका आएगा क्या, 1/4 पाई इथरनेट नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बराबर यम अपान आर इंटू, अब भी के साथ देखो क्या है, एन एच अपान 2 पाई एम आर, एन एच अपान 2 पाई एम आर, इसका क्या करते हैं होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो देखो क्या है, 1/4 पाई इथरनेट नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा एम अपान आर इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, देखो इसका सभी का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर, क्या आ जाएगा। अब ध्यान इतना समझा। अब देखो यहाँ पर कुछ अब कहानी करते हैं, क्या देखो ध्यान, यहाँ आर स्क्वायर है और यूं आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया। फिर ध्यान देखो यहाँ एक एम है और एक एम से कम कट जाएगा ना। अब अगर और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करो, देखो यहाँ 4 बराबर है तो कट जाता है, 4 से ये वाला 4 कट जाएगा और 1 पाई से 1 पाई कट। तो अब बताओ बचा क्या, देखो यहाँ बचा क्या आपका, इस तरफ बचा है जेड ई स्क्वायर। अब इसके बच्चे देखो सिर्फ बचा है आपका इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सब कट गया, सिर्फ इप्सिलॉन बचा, ये कट गया बराबर। इधर देखो क्या बचा है, यहाँ बचा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान आर, और यहाँ से देखो 4 कट गया, 1 को पाई बचा है, 1 पाई पाई कट गया था, 1 पाई बचा है आर पाई, 1 को एम बचा है, बस इतना समझ आएगा। अब देखो यहाँ से ये सब आपको मिल गया ना। अब इससे क्या करोगे आप, हम निकालेंगे त्रिज्या, किसका मान निकालेंगे, त्रिज्या। तो अगर आप यहाँ से क्या निकालोगे, त्रिज्या निकालोगे, त्रिज्या अगर त्रिज्या निकालोगे तो क्या है, यहाँ पे त्रिज्या आर है, इस आर को आप इधर कर दो, बाकी सबको पसंद कर दो, तो देखो होगा क्या, आर बराबर आपका आ जाएगा, ध्यान समझना, आर इधर आ रहा, बाकी सब उधर आ रहा है, तो ये तो आर यहाँ आ गया। अब ये बताओ इस नीचे है ना, इधर जाके हो जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपा, ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा यहाँ क्या है पाई एम, अब दोनों नीचे जाएगा, होता हो जाएगा जेड ई स्क्वायर। यही आपका हो गया किसका, त्रिज्या का मान। त्रिज्या मान क्या हो गया, आर बराबर इतना नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पर पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब इसका याद रखो कि इस परमाणु जो त्रिज्या हो, त्रिज्या का मान ये होता है, समझ में आ गया। अब यहाँ तक आप त्रिज्या मान समझ में आ गया आपको, तो अगर मान निकाल के रख सकते हो, देखो
ये आपका व्यापक रूप है। अब इसका अगर मान रखोगे तो आपका त्रिज्या मान हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा मान रखते हैं। अब देखो आपका आया क्या, अब आपका आया है इसका नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m जेड ई स्क्वायर, ये है। अच्छा ध्यान देखो, इनमें आप किसका किसका मान रखोगे, तो अगर सबका मान रखोगे तो आएगा क्या, आपका आ जाएगा r बराबर, देखो इस तरह मान होता है 8 5 गुणित 10 घाते माइनस 12 इंटू n। देखो n का मान नहीं रख सकते क्योंकि n का मान हमको पता नहीं, h का मान पता है 606 गुणित 10 घाते माइनस 34, इसका क्या कर दो फुल स्क्वायर इंटू आपको हो जाएगा n स्क्वायर अपान देखो क्या है पाई, पाई का मान 3.14 इंटू यम देखो बताया है आपको, यम यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अगर इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान तो इसका मान क्या रखोगे, इसका मान रखोगे 9.1 गुणित 10 घाते माइनस 31 इंटू जेड। अब जेड का मान आपको नहीं पता है, इसको जेड बाहर कर दो, ई का स्क्वायर मतलब 106 गुणित 10 घाते माइनस 19, इसका क्या कर दो होल स्क्वायर और फिर इंटू जेड। अब इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने देखो आपका आएगा आपका आएगा 0.53 गुणित 10 घाते माइनस, अच्छा चलो शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, यह आता है 0.529 गुणित 10 घाते माइनस 10 n स्क्वायर अपान जेड, इतना ये त्रिज्या हमारा आता है। अब देखो इसको अगर आप बदल दो तो ये हो जाता है r बराबर हो जाता है 0, देखो 5 का 2 9 है ना, इसको मतलब क्या 5 से कैसे करें, अगर 9 का हटाएंगे तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0.53 और 10 को हटा देंगे क्या हो जाएगा एंगस्ट्रा 0.53 गुणे n स्क्वायर अपान जेड, ये हो गया एंगस्ट्रा, क्योंकि 10 घाते माइनस 10 को करेंगे तो एंगस्ट्रा, ये आपका क्या होता है त्रिज्या का मान, किसका मान होता है त्रिज्या, यानी किसी भी परमाणु के लिए अगर आपको उसका त्रिज्या निकालना है तो उसके लिए आप नॉर्मली ये सूत्र याद रखो कि 0.53 n स्क्वायर अपान जेड, n क्या है, n आपका कक्षा की संख्या है, ये आप परमाणु की किस कक्षा के निकाल रहे हैं, अभी आपको पीछे हम कक्षा दिखाए थे, तो किसी कक्षा का निकालना तो आपका n स्क्वायर अपान जेड कर दो, जेड क्या परमाणु क्रम, समझ आ गया आपको। और ये एंगस्ट्रॉन में आएगा, किसमें आएगा एंगस्ट्रॉन, और आपको पीछे हम बताए थे कि परमाणु की जो त्रिज्या कोट होता है क्या 10 क्या होते हैं एंगस्ट्रॉन, तो आपका आंसर किसमें एंगस्ट्रॉन। तो अगर देखो ये आपका व्यापक रूप है, अगर आप निकालना चाहो तो इसके लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखो होता क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु का जेड का मान होता है 1, कितना होता है 1, और दूसरा आपको पता है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, n का मान कितना होगा 1 होगा, तो अगर ये मान रख दोगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, पर देखो 0.53 गुणे 1 का स्क्वायर अपान 1, एंड नॉर्मली आपका r का मान आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉन, ये आपका होगा किसका हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, यानी हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या क्या होती है 0.53 एंगस्ट्रॉन, समझ आ गया। तो ये हमने किसको निकाल लिया पूरा त्रिज्या को, ये इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हमको बोले थे सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, फिर वेग निकालेंगे, फिर इसकी ऊर्जा निकालेंगे, तो आप त्रिज्या नोट कर लीजिए, हम उसके बाद वेग और ऊर्जा निकालेंगे। चलिए देखिए, तो अभी आपने क्या निकाला त्रिज्या निकाल लिया, अब इसके आगे हम किसको निकालना है तो फिर से निकाल देते हैं किसको वेग, अगर आपको निकालना क्या है आपको निकालना है वेग, तो यहाँ ध्यान देखो आपने यहाँ पर वेग निकाला है, क्या निकाले हैं v बराबर क्या निकालो, v बराबर देखो क्या निकालो n h अपान 2 पाई m r, ये निकला ही नहीं, निकला ना, ध्यान से देखो ये आप निकालो। अब बताओ आपको क्या निकालना वेग, तो वेग निकाले देखो n h अपान 2 पाई m है, यहाँ पर r आपको दिख रहा है, r के स्थान पर अभी आप r का मान भी निकाले, तो ये उठा कर वहां रख दोगे तो आपका वेग का किसका मान निकल जाएगा वेग का, तो इस r में उठा वहां रखो, देखो क्या निकलता है, यहाँ अगर रखोगे तो आपका v बराबर क्या आएगा n h अपान 2 पाई m, अब इंटू r, r का मान देखो क्या है इस तरह n स्क्वायर h स्क्वायर अपान पाई m जेड ई स्क्वायर, यहाँ क्या रखोगे इंटू इस तरह नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपान पाई m जेड ई स्क्वायर, कितना रखोगे, अब ध्यान देखो यहाँ होगा क्या, आपका यहाँ देखो ध्यान से एक एक NH से एक एक NH कट जाएगा, दूसरा m से m कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इतना कट गया। अब देखो ये जो बट्टे का बट्टा को बटा है, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आपका वेग क्या आएगा, तो फिर दोनों ऊपर चले जाएंगे तो आपका हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपान, यहाँ क्या बचा है 2 इप्सिलॉन नॉट, देखो 2 इप्सिलॉन नॉट की बचा है n h, यही आपका होता है जिसका वेग का, एक बार फिर देखो कोई छूटा नहीं है, देखो ई जेड ई स्क्वायर ऊपर चले गए,
पाई हम कर ही जाते हैं, यहाँ बचा तो 2 बचा था, ये ना, तो आपका ये क्या होगा, वेग। किसका होगा, देखो ये किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग, अगर आपको निकालना है नहीं किसी वेग का निकालना तो सिंपल, देखो इनका अगर आप मान रख दो, किसका मान रख दो, अगर इनका सभी का मान रख दोगे तो होगा v बराबर, देखो जेड को जेड ही रहा है तो ई के मान रख सकते हो 1.6 गुणित 10 माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसका मान कितना होगा 885 गुणित 10 माइनस 12 इंटू एन का मान आपको पता नहीं, एच का मान रख दो, देखो एन का मान नहीं पता है, एन को लास्ट में लिख देंगे, यहाँ एच का मान लिख देना 6 गुणित 10 माइनस 34 इंटू कितना लिख दिया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो वेग का मान आ जाएगा आपका 2.16 गुणित 10 इंटू जेड अपान एन मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मान होता है, वेग का, किसका मान होता है, वेग का। तो याद रखो, देखो यहाँ पर क्या होगा आपका जो वेग आया है वो जेड अपान एन और उसका मान होता है 2.16 मीटर प्रति सेकंड। अगर यहाँ आप हाइड्रोजन परमाणु को निकालना चाहोगे तो अभी आपको बताया हाइड्रोजन परमाणु के जेड और एन दोनों मान क्या होता है, ए, तो अगर हाइड्रोजन परमाणु निकालोगे क्या होगा, देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर आप हाइड्रोजन परमाणु निकालोगे तो जेड का मान क्या होगा, एक, और एन का मान क्या होगा, एक। तो अगर इन दोनों का मान एक रख दोगे तो आपका जो वेग निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2.16 गुणित 6 मीटर प्रति सेकंड, इतना है। तो यहाँ इसी प्रकार आप किसी भी परमाणु के लिए किसी भी कक्षक में उपस्थित अचानक जो वेग उसको निकाल सकते, समझ आ गया। ये वो क्या सिंपल था, वेग। तो वेग और त्रिज्या दोनों निकाल लिए कि नहीं, आप निकल गया ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं ऊर्जा की। चलिए अब हमने देखिए वेग और त्रिज्या निकाल लिया, हम निकालने क्या ऊर्जा, तो क्या निकालने वाले हम, अस्थाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अस्थाई कक्षा में क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो देखो अस्थाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी अस्थाई कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें दो ऊर्जा होती है, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थिर ऊर्जा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा इन दोनों का योग क्या होता है उस इलेक्ट्रॉन का अस्थाई कक्षा में ऊर्जा, यानी आप अगर निकालोगे क्या होगा, देखिए यह इलेक्ट्रॉन की स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग होता है। अब आप बताओ अगर किसी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन गतिमान है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या, तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, तो आप बताओ गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा अगर देखोगे तो होता है के ई, के ई बराबर का सूत्र क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये सूत्र होता है किसका, गति ऊर्जा का। तो आप बताओ यहाँ से अगर आप निकालना चाहो तो भी, अब भी के मान अभी निकाले थे ना, उसका मान रख दो, देखो आप जानते हो क्या कि जहाँ आपका भी बराबर क्या होता है जेड ई स्क्वायर अपान 2 इप्सिलॉन नॉट एन, यही होता है नहीं। तो अब बताओ अगर इस भी के साथ इसका मान रख दोगे तो देखो क्या आएगा, आपका आ जाएगा कि ई बराबर हाफ एम और यहाँ से रख दो जेड ई स्क्वायर अपान 2 इप्सिलॉन नॉट एन और इसका अगर क्या करोगे तो क्या आएगा, के बराबर आपका आ जाएगा, देखो इसको पूरा गुणा करोगे तो हो जाएगा जेड ई की पावर, देखो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान दो, देखो जेड का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, फिर ई की घात हो जाएगा 4, अब देखो यहाँ से एम था, एम को भी लिख दिए अपान, देखो 2 है, इस तो मतलब 2 का स्क्वायर करो क्या, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और इसका 8 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, एन का भी स्क्वायर हो जाएगा और एच का भी स्क्वायर। ये किसका मान हो गया, गतिज ऊर्जा, किसका मान हो गया, गतिज ऊर्जा, ये आपका हो गया गतिज ऊर्जा। इसका फिर क्या आएगा आपका स्थितिज ऊर्जा, देखो इसका क्या आएगा स्थितिज ऊर्जा। तो अब बताओ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो सिंपल सा आपको पता है स्थितिज ऊर्जा देखो होती क्या, सूत्र क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान, यही होता है। अब आपको पता है कि देखो प्रमाण बताया था कि एक धनात्मक होता है क्या होता है ऋणात्मक, अगर दोनों को मान रखोगे तो क्या है, U बराबर आपका आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू,
अब देखो एक Q1 आपको क्या होता है, नाभिक, नाभिक के अंदर आपको होता है कि होता है ZE इनटू इलेक्ट्रॉन। अब सही बताओ, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगता है कि प्रतिकर्षण? तो देखो जब आकर्षण बल लगता है तो स्थिति ऊर्जा आपका ऋणात्मक, अगर वही प्रतिकर्षण बल लगता है तो वो धनात्मक। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का मुख्य बल लगता है आकर्षण बल, और आकर्षण बल लगने के कारण यहाँ पर जो स्थिति होती है ऋणात्मक होती है, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ई, क्या लिखते हैं माइनस, अपान क्या हो जाएगा आपका हाँ। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से आपको ई लिख दे रहे हैं, यही इसलिए जो आपका यू बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई इंटू जेड ई स्क्वायर, देखिए माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस हो जाएगा माइनस जाएगा माइनस हाँ, ये होगा। अब ये बताओ यहाँ से क्या आ गया आपका आर, अगर आर को उठा कर रख दोगे तब क्या है, अगर आर को उठा कर रख दोगे तो क्या है, तो देखो इसी को अगर यहाँ पर हो नहीं पाएगा इसलिए डायरेक्ट हम इधर लिख रहे हैं, यहाँ इसी को यहाँ लिख रहे हैं ना, देखो यू बराबर क्या होगा, यू बराबर होगा -1/4 पाई इंटू जेड ई स्क्वायर अपान आर। अब जैसे यहाँ भी का मान हम लिखे वैसे आपको पता है आर का मान भी निकाले थे, आर का मान क्या है, आर का मान आपका आता है इतना एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये आर का मान निकाले थे। तो देखो इस आर का मान को उठा के हल दो तो क्या आ जाएगा, यू बराबर 1/-1/4 पाई इंटू जेड ई स्क्वायर अपान आर का मान क्या है इप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान पाई एम जेड ई स्क्वायर, यही है। अब ध्यान देखो यहाँ से, देखो यहाँ पाई से आपका पाई कट जाएगा, पाई से पाई क्या होगा कट जाएगा। अब देखो ये बटे बटा है, ये ऊपर पलट जाएगा, ये बराबर आपका क्या आ जाएगा माइनस, देखो ये ऊपर जब जाएगा जेड ई स्क्वायर पहले से जेड स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर पावर 4 और एम अपान, अब देखो नीचे क्या होता है 4, यहाँ इप्सिलॉन दोनों गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये आपको किसका मान आ गया स्थितिज ऊर्जा, किसका मान आ गया स्थितिज ऊर्जा, ठीक है आपका मान आ गया स्थितिज ऊर्जा, ये मान आ गया आपका गतिज ऊर्जा, दोनों मान निकल गया। अब अभी आपको देखो बताया कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं का योग होता है स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालो, क्या निकालोगे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी आपका, चलिए यही देखते हैं। अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो अब क्या निकालने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होगी वो आपका होगा के टोटल या ई टोटल लिखते हैं, के टोटल ई टोटल, इधर आपका क्या होगा के ई प्लस यू, ये होगा। तो अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे ऊर्जा तो देखो हम निकालें, तो आपका ये क्या होगा ई बराबर के एक मान क्या निकालो, देखो यहाँ से उठा रखो के एक मान निकालो आप जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपान 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये निकालोगे इतना 8 एन स्क्वायर प्लस माइनस में आपका योग मान क्या है आपका है जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपान 4 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, ये निकला है, ध्यान से देख लो योग मान उठा के 1। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो सब कुछ अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी जेड स्क्वायर ई पावर 4 एम पान इतना नॉट स्क्वायर ई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ भी क्या जेड स्क्वायर ई पावर 4 एम अपान 4 इतना नॉट एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, देखो सब कुछ इसमें समान है, बस अंतर क्या है यहाँ पर 8 यहाँ पर 4 और ये आपका माइनस है। अब अगर माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे देखो अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहे हैं आपको बता, तो अच्छा एक लाइन कर दो, इसमें अगर देखो आपको पूरा काम हो जाएगा जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपान इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, ये पूरा काम ले लोगे तो क्या बचेगा 1/8, अभी माइनस प्लस गुणा करोगे जो माइनस 1/4, अब तो 1/8 में से 1/4 घटाओ क्या है, अगर 1/8 में से 1/4 घटाओगे प्लस लेके घटाओगे तो आएगा -1/8, क्या आएगा -1/8, अब -1/8 को गुणा कर दोगे देखो आपका ई का मान क्या आएगा, ई के मान आपका आ गया
देखो 1/8 किसमें गुणा करो हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर ई पावर 4 एम अपान 8 इस तरह नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और समझ आया? अब देखो ये आपका आ गया किसका मान, ऊर्जा, किसका मान आ गया, ऊर्जा। समझ आया? तो ये सिंपल सा आपका ऊर्जा का मान, देखो ऊर्जा का मान कितना है, अब इसको आपको याद रखने में थोड़ा सा क्या होता है, कठिनाई होती है कि इसमें घात इतना लंबा चौड़ा दे दिया, तो सर इसमें क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए थोड़ा सा आपको एक चीज करना, क्या करना, तो यहाँ पे एक चीज पढ़ लो आप, रीडबर्ग नियतांक, रीडबर्ग नियतांक होता है आपका आर, क्या होता है आर। तो देखो ये होता है रीडबर्ग नियतांक आपका क्या होता है, तो रीडबर्ग नियतांक आपका आर का मान होता है, आर बराबर देखिए होता है, इसका मान होता है e पावर 4 m अपान 8 इस तरह नॉट स्क्वायर पी एच क्यू, ये मान होता है किसका, रीडबर्ग नियतांक, किसका मान होता है, रीडबर्ग नियतांक का, e की पावर 4 m अपान 8 इस तरह नॉट स्क्वायर पी एच क्यू, ये मान होता है। अगर इससे मिलता जुलता लग रहा है नहीं, अगर इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं तो यही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा ना, देखो अगर बन जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, तो आप कर सकते हो इसमें ई को थोड़ा सा इसको, अब देखो ई बराबर आप इसको क्या ले सकते हो, जेड पावर स्क्वायर ई पावर 4 यम अपान, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 इस तरह नॉट स्क्वायर स्क्वायर, देखो आपको क्या सी एच, अगर यहाँ पर सी कर दो और एच क्यू कर दो, देखो यहाँ क्या था एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें आपको सी और एच से गुणा, देखो अगर सी यहाँ सी से किसी का एक कर एच कर, अब वो यही आ जाएगा, यानी अगर सी एच से हम क्या किया, सिंपल से गुणा और भाग कर दी, सी एच को ऊपर गुणा करते हैं नीचे गुणा करते हैं, जब नीचे ऊपर दोनों गुणा कर जाएगा मतलब कोई नहीं होगा, तो यहाँ पर सी एच को ऊपर गुणा करते हैं और नीचे गुणा किया सी एच क्यू आ गया, और देखो इसके बाद यहाँ पर आपका एन स्क्वायर भी था, एन स्क्वायर को समझ आया आपका। अब ये बताओ इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, देखो इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे को देखो इक्वल 4 m पर r स्क्वायर सी एच क्यू, इसको आप r लिख सकते हो, नहीं क्या लिख सकते हो r, अगर r लिख दोगे तो आपको ऊर्जा देखो क्या आएगा, यहाँ से आपका जो ऊर्जा है ई के मान क्या आ जाएगा, ई बराबर आपका आ जाएगा आर सी एच जेड स्क्वायर अपान एन, क्या हो जाएगा आर सी एच अपान जेड स्क्वायर अपान, ठीक है आपका किसका मान गया, ऊर्जा मान। अब ये याद हो जाएगा नहीं, ये तो सिंपल है, ये तो याद हो जाना चाहिए, तो ये आपका याद हो जाए, तो देखो यही आपका याद है, रीडबर्ग ये होता है, यहाँ पे ये बनता है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, सी एच कम पड़ता है, सी एच को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो रीडबर्ग नियतांक बन जाता है, इसको इस तरह समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर आप इन सभी का मान रखोगे तो जो रीडबर्ग का मान आता है, इसका रीडबर्ग नियतांक मान आता है, वो आता है 1097 गुणे 10⁻7 मीटर इनवर्स, क्या था इसका मतलब मीटर इनवर्स होता है, क्या होता है मीटर इनवर्स, एक समान होता है रीडबर्ग। अब यहाँ से अगर देखो रीडबर्ग नियतांक का मान सी एच का मान अगर रख दोगे तो किसका मान निकल जाएगा, ई का मान निकल जाएगा, किसका मान निकल जाएगा ई। यहाँ पे देखो आप एक चीज छोड़ दिए, माइनस था, यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको माइनस लगाना, तो अगर देखो सभी के सब मान रख दोगे, चलो एक बार लिख देते हैं आप लोग के लिए, ई बराबर क्या होगा आपका, आर का मान रखोगे 1097 गुणे 10⁻7 इंटू सी के मान आपको पता है 3 गुणे 10 कितना होता है 8, सी क्या है यहाँ पर, सी प्रकाश की चाल, इंटू अगर आप इसका मान का मान रखोगे तो इसका मान होता है 606 गुणे 10⁻−34, अब फिर आपका जेड स्क्वायर है अपान क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका मान आएगा जूल, किसमें आएगा जूल, अगर इसी में हम भाग देते देखो किससे 1/6 पर 1/6 तो -90, इससे अगर क्या करो आप भाग दे, अगर इससे क्या करो भाग दे दो तो आपका देखो मान आ जाएगा किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको जो यहाँ से ई का मान आता है वो आता है -1306 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई का मान कितना आ गया -1306 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसका मान आ गया ऊर्जा। तो अब डायरेक्ट इस ऊर्जा का मान रखो, इस याद रखो, यही आपसे पूछता है तो इसको भी आपको याद रखना है, हालांकि इसको याद रखो, तो इसको आपको अगर एक बार घर पे कर लोगे, अभी आप करो इसको, ऐसा मान के सर बता दिए तो नहीं करेंगे, नहीं इसको करो ट्राई करो, इतना आता है कि किससे बता दिए, इसको सॉल्व करो और ये इतना आपका आएगा, और इसको भी याद, ये आपका क्या हो गया ऊर्जा, किसका मान आ गया ऊर्जा।
समझ आ रहा है? तो ये आपका था पूरा ऊर्जा का मान कि एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना होती है। तो दो चीज यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपका ऋणात्मक होती है। दूसरा कितना होती है, मैं 6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन। समझ आ गया आपका? तो ये आपका ऊर्जा का मान है, इसको अच्छे से नोट कर लो और इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे इस पूरे चैप्टर को। आप इतना जितना आपको पढ़ाया है उसको पढ़ो, घर पे रिवाइज करो और इसको अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं और इसको हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और साथ ही इस चैप्टर के पीवाईक्यू को भी करेंगे। तो अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इतनी अच्छी तैयारी कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।